हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का थीम 1 ब्रिक बीट्स एंड बोन हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो हम पहले इसको पढ़ रहे थे, अब उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? हमने पूरा स्ट्रेटेजिक फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल, ये यहाँ तक टॉपिक 6 तक पढ़ लेता। अब टॉपिक 7 आज पढ़ेंगे हम, सील स्क्रिप्ट वेट। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ना बहुत सारे हम लोग को सील मिले थे। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम लोग को क्या मिला था? सील मिला था, और सील के ऊपर स्क्रिप्ट लिखा रहता था। सील 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 है, सील के ऊपर स्क्रिप्ट लिखा रहता था, और कुछ वेट्स भी पढ़ेंगे, वेट्स किस टाइप के वेट्स मिले हड़प्पन में। ठीक है, तो सील एंड सीलिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट करता है। तो जो सील थे, सील से हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग क्या करते थे? देखो, सील एंड सीलिंग क्या है? एक ऐसे क्ले है समझो, ठीक है, क्ले के ऊपर ऐसे सील लगा दिए, और सील लगा के उन लोग सामान को भेजते थे। जैसे एक पोट्री है, पोट्री के जैसे पोट्री है, पोट्री के ऊपर पूरा सामान भर दिए, और भर के उसको बांध दिए, और बांध के ऐसे सील लगा दिए, बांध के जहां पे बांधे वहां पे ऐसे सील लगा दिए। ठीक है, तो वो सील एंड सीलिंग, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था? ये रिप्रेजेंट करता था कि वहां पे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है, अब लेकिन सील के अंदर वो क्या लिखते थे वो किसी को पता नहीं चला। तो अब हम पढ़ेंगे ना एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमय, जो रहस्यमय मतलब पता ही नहीं वो स्क्रिप्ट क्या लिखा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमय। तो असील, सील क्या है? सील के ऊपर क्या लिखा था? लिखा रहता था एक लाइन से, ऐसे कुछ लिखा रहता था सील के ऊपर। ठीक है, सील क्या है? लाइन ऑफ राइटिंग कंटेनिंग नेम एंड टाइटल ऑफ ऑनर। तो सील के अंदर अल्फाबेट वर्ड नहीं लिखा, जैसे ए है, बी है, सी, अल्फाबेट वर्ड नहीं लिखा रहता था। उसके अंदर क्या लिखा रहता था? एक किसी का नाम लिखा है या टाइटल लिखा है, जो भी ऑनर है उस सील का, उसका उसके ऊपर लिखा रहता था नेम एंड टाइटल ऑफ द ऑनर। ठीक है, जो भेज रहा है, जो सामान को लॉन्ग डिस्टेंस भेज रहा है, उसका नेम और टाइटल लिखा रहता था। ठीक है, अब कंटेनिंग द मोटिव, और कभी कभी तो वहां पे एनिमल बनाया रहता था सील के अंदर, जैसे बुल एनिमल ये सब बनाया रहता था। अब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था एनिमल? कि जिसको रीड करने नहीं आता, जिसको पढ़ने नहीं आता, वो पढ़ लेगा। ठीक है, वैसे हड़प्पा में हम लोग को एक बहुत छोटे छोटे स्क्रिप्ट मिले हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, लेकिन एक जगह हम लोग को बहुत लंबा इंस्क्रिप्शन मिला है, बड़ा। तो लॉन्गेस्ट इंस्क्रिप्शन जो मिला है वो 26 साइन थे। और हड़प्पन में साइन देखो कैसे होते थे, ये सब साइन है, देखो एक ऐसे साइन है, ऐसे ये सब साइन है। ठीक है, ये सब साइन, ये सब स्क्रिप्ट जो है ना, इसको पढ़ नहीं पाया है कोई। ठीक है, ये ऐसे कितने सारे साइन मिले? 375 से 400 साइन मिले। और इसको लिखते कैसे थे? लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लिखते थे। राइट पहले यहां से लिखते, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट लिखते थे। और ये साइंटिस्ट लोग को, ये आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता? बहुत जगह ना हम लोग को लेफ्ट से राइट लिखते लिखते जो लेफ्ट में ना स्पेस को रन आउट कर दिया गया है, मतलब स्पेस छोड़ दिया गया है। उस देर को हम लोग को पता चला कि वो लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लिखते थे। ठीक है, और इनका जो इंस्क्रिप्शन था वो अल्फाबेट नहीं था, लेकिन एक वर्ड, जैसे ये वर्ड है ना, ये अल्फाबेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वर्ड स्टैंड फॉर अ वर्ड, जैसे एक कोई वर्ड, जैसे राम इज ईटिंग मैंगो, तो ये राम है पूरा, एक आर वर्ड नहीं है ये कोई एक अल्फाबेट नहीं, ये पूरा एक वर्ड है। इसलिए इसको बोला गया ये क्या है? पिक्चोग्राफी है। और ये इसको बॉन्ड्रो बस्ट्रोफेडॉन राइटिंग बोलते हैं, मतलब कभी राइट से लेफ्ट लिखा जाता था, कभी लेफ्ट से राइट लिखा जाता था, इसलिए इसको बस्ट्रोफेडॉन राइटिंग बोलते थे। ठीक है, और ये जो स्क्रिप्ट है इसको कभी अनडिसिफर नहीं कर पाया, तो अनडिसिफर मतलब इसको पढ़ नहीं पाए हम लोग। ठीक है, नॉट एबल टू रीड, नॉट एबल टू रीड, नॉट एबल टू रीड। ठीक है, इसको पढ़ नहीं पाए, अनडेसिफर रह गया, डेसिफर नहीं कर पाए इसको साइंटिस्ट। अब वेट में हम लोग को पढ़ना है। वेट देखो, जो वेट होते थे ना, वजन, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन लोग जो वजन बनाते थे, वेट बनाते, वो कौन से स्टोन का बनाते थे? चर्ट स्टोन का बनाते थे। CHERT, चर्ट स्टोन का बनाते थे, चर्ट स्टोन का बनाते थे। ठीक है, और उसका शेप कैसा होता था? क्यूबिकल शेप होता था। ठीक है, जिसके अंदर मार्किंग नहीं होता था। 1 kg 2 kg आज कैसे मार्किंग होता है, उस टाइम मार्किंग भी नहीं होता था। ठीक है, और उनका वेट कैसा रहता था? एक लोअर डिनोमिनेशन का रहता था। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट वे बाइनरी, और वो बाइनरी जो छोटे छोटे वेट होते थे वो बाइनरी होते थे। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट वे बाइनरी, जैसे
1 2 4 8 16 32 अप टू 12,800 तक इस तरीके से ये लोग अपना लोअर डिनोमिनेशन बनाते थे। ठीक है, तो एक जैसे एक दो क्या है, जैसे ऐसे छोटा छोटा शेप, जैसे एक हो गया तो इससे थोड़ा बड़ा बना दिए, ऐसे क्यूब शेप का, देखो क्यूबिकल शेप है ना, जैसे ये 2 हो गया, इससे और बड़ा बना दिए तो ये 4 हो गया, इससे और बड़ा बना दिए तो 8 हो गया, ऐसे करके इन लोग का वेट होता था। ठीक है, उसका हायर डिनोमिनेशन भी पाया गया है हड़प्पन में, जो डेसिमल सिस्टम फॉलो करता था। ठीक है, लोअर डिनोमिनेशन क्या फॉलो करता था, बाइनरी, और हायर डिनोमिनेशन क्या फॉलो करता था, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम मतलब जैसे लास्ट में जीरो होता हो, जो लास्ट में जीरो से एंडिंग हो, जैसे 160, 200, 320, 640, ऐसे डिनोमिनेशन को का भी हम लोग को पाया गया हड़प्पन में, जिसको डेसिमल सिस्टम बोलते थे। ये हायर डिनोमिनेशन है ना, हायर डिनोमिनेशन है ना। ठीक है, और लोअर वेट पाया गया फॉर ज्वेलरीज एंड बीट्स को, ज्वेलरीज को नापने के लिए। आज के सोना, सोना के पास जाते हैं, सोना नापता है, वैसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी स्मॉलर वेट पाया गया था ज्वेलरीज और बीट को नापने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल स्केल पेन पाया गया था। मेटल स्केल पेन क्या, आज जाते सोनार क्या पे, सोनार ऐसे तौलता है ना गोल्ड को, तो वैसे ही मेटल स्केल पेन भी पाया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से टॉपिक खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एंशिएंट ऑथोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं एंशिएंट ऑथोरिटी। देखो एंशिएंट ऑथोरिटी पढ़ते आओ। देखो एंशिएंट ऑथोरिटी में क्या है, आपका एट है, ये एट है एंशिएंट ऑथोरिटी। देखो साइंटिस्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग थे, आर्कियोलॉजिस्ट ने एंशिएंट ऑथोरिटी को कैसे मतलब क्यों बोला, क्यों उन लोग ने बोला कि एंशिएंट में कोई अथॉरिटी हो सकती है, मतलब कोई किंग हो सकता है या कोई किंग हो सकता है, वो पूरे सिविलाइजेशन को रूल कर रहा होगा, ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि इन लोग को ना, आर्कियोलॉजिस्ट को एक चीज मिला था जिसका नाम था प्रिस्ट किंग। देखो ये प्रिस्ट किंग आपके बुक में दिख रहा है, ये है प्रिस्ट किंग, ये मिला था। ठीक है, क्या मिला था? प्रिस्ट किंग। क्या मिला था? प्रिस्ट किंग। ये प्रिस्ट किंग मिला था। ये प्रिस्ट किंग के कारण इनको लगा कि यहाँ पे कोई अथॉरिटी होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इसलिए इसका नाम है एंशिएंट अथॉरिटी। तो यहाँ पे 3 थियरी हम लोग को इंपॉर्टेंट है। और ये प्रिस्ट जो किंग है ना, ये सिमिलर टू द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जैसा हम लोग को प्रिस्ट किंग मिला था ना, उसके सिमिलर था ये, इसलिए इसका नाम हम लोग ने प्रिस्ट किंग रख दिया। ठीक है, और ये स्टेटाइट मटेरियल से बना था। किससे बना था? स्टेटाइट मटेरियल से बना था। किससे बना था? स्टेटाइट मटेरियल से बना था ये प्रिस्टिक। अब इसमें 3 थियरी निकल के आती है। ठीक है, कितने थियरी निकल के आएगी? 3 थियरी निकल के आएगी। ठीक है, सबसे पहला थियरी आता है कि हड़प्पन सोसाइटी हैज नो रूलर। ठीक है, पहला थियरी क्या है? हड़प्पन सोसाइटी हैज नो रूलर। हड़प्पन सोसाइटी हैज नो रूलर and everybody enjoy equal status। ठीक है, पहला थियरी क्या है? पहला थियरी ये, देखो 3 थियरी निकल के आए यहां से, 3 थियरी। ठीक है, और ये तीनों थियरी एग्जाम में आएगा। पहला थियरी है हड़प्पन सोसाइटी हैज नो रूलर, कोई भी रूलर नहीं था। ठीक है, और एवरीबॉडी एंजॉय द इक्वल, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में सब लोग एंजॉय करते हैं इक्वल स्टेटस। पहला ये थियरी है। दूसरा थियरी क्या है? नो सिंगल रूलर बट मोहनजोदारो had separate ruler। Harappan had separate ruler एक्सेट्रा। ठीक है, देखो दूसरा थियरी क्या निकला
पहला थियरी क्या बताया ना, हड़प्पन सोसाइटी है नो रूलर और एवरीबॉडी एंजॉय इक्वल स्टेटस इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। दूसरा थियरी क्या था कि नो सिंगल रूलर, कोई एक सिंगल रूलर नहीं था। जैसे आज इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी जी पूरे इंडिया को रूल कर रहे, वैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था, नो सिंगल रूलर। लेकिन बट मोहनजोदारो में एक सेपरेट रूलर होगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पन में एक सेपरेट रूलर होगा, और लोथाल में जाओगे तो वहां पे एक सेपरेट रूलर होगा। ऐसे हर एक साइड पे एक सेपरेट रूलर होगा। ऐसे थियरी बना है दूसरा थियरी। ठीक है, ये पहला थियरी था, ये दूसरा थियरी। ठीक है, तीसरा थियरी क्या बोलता है, तीसरा थियरी क्या बोलता है, देयर वॉज ए सिंगल स्टेट। क्या बोलता है, देयर वॉज सिंगल स्टेट, देयर वॉज ए सिंगल स्टेट। ठीक है, सिंगल स्टेट। कैसे पता चला सिंगल स्टेट, बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी इन आर्टिफैक्ट। सिमिलरिटी आर्टिफैक्ट, एविडेंस फॉर प्लान सेटलमेंट, प्लान सेटलमेंट का एविडेंस मिला हम लोग को। ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक साइज। ठीक है, और फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट इन नियर रॉ मटेरियल। ठीक है, अब देखो थर्ड जो आर्कियोलॉजिस्ट ने, थर्ड हिस्टोरियन ने क्या बोला कि वहां पे सिंगल स्टेट हो सकता है। देयर वाज अ सिंगल स्टेट। क्यों सिंगल स्टेट हो सकता है, क्योंकि सिमिलरिटी इन आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट में हम लोग को सिमिलरिटी मिला है। जो पोट्री हम लोग को चानुदारो से मिला, वही पोट्री हम लोग को नागेश्वर से मिला, वही पोट्री हम लोग को आलमगीरपुर से मिला, वही पोट्री हम लोग को दैमाबाद से मिला। ऐसे बहुत सिमिलरिटी हम लोग को पाया गया। फिर वहां पे प्लान सेटलमेंट था, प्लान सेटलमेंट, जो सेटलमेंट हम लोग को हड़प्पा में पाया गया वही मोहनजोदारो में पाया गया, और वही धोलावीरा में पाया गया, वही लोथल में पाया गया। तो एक प्लान सेटलमेंट, इसलिए वहां पे सिंगल स्टेट होगा, इसलिए ये थियरी दिया गया देयर वाज अ सिंगल स्टेट का। उसका स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ब्रिक यूज किया गया, जो आपने बताया था आपको 4:2:1 का ब्रिक यूज करते थे। तो स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ब्रिक साइज का मिला। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट नियर द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के यहाँ पे इंडस्ट्री सेटलमेंट था, क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था। तो ये सब मिलने के कारण यहाँ पे एक सिंगल स्टेट हो सकता है, ऐसा थियरी बनाया गया। और ये थियरी मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी था, मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी था ये। ठीक है, और इसमें से ही फिर बोला गया कि हड़प्पन कैसा है, ये सब कंक्लूजन निकाल के क्या बोला गया, हड़प्पन कैसा है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। तो हड़प्पन प्रैक्टिस डेमोक्रेटिक सोसाइटी, हड़प्पन क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है, हड़प्पन कैसा है, हड़प्पन डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करता होगा, इस चीज से हम लोग को पता चला। ठीक है, तो ये था एंशिएंट अथॉरिटी। अब ये टॉपिक खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। ठीक है, चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखो, एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, 9th टॉपिक है एंड ऑफ द सिविलाइजेशन। एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ, एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड कैसे हुआ। देखो, मैं आपको बताया था ये गुजरात था, यहाँ पे ऐसे पहले बहुत सारा यहाँ पे था, इस साइड में बहुत सारे लोग थे, इसको क्या बोलते हैं, चोलिस्तान, है ना, चोलिस्तान। यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते थे। नागेश्वर, ये क्या है, ये नागेश्वर है, ये बालाकोट है, यहाँ पे ये नागेश्वर है, नागेश्वर है, ये बालाकोट है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग रहते थे। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्लेस होंगे, यहाँ से चालू होकर कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से वो लोग जाने लगे वेस्टर्न साइड में, यहाँ पे डिस्प्लेस होने लगे, यहाँ से सब जो जाने लगे, यहाँ से दूसरे जगह, यहाँ से यूपी के साइड जाने लगे, बिहार के साइड जाने लग गए। ठीक है, थोड़ा डिस्प्लेस होने लग गए। ठीक है, तो देयर इज एविडेंस
बाय 1800 के आसपास हम लोग को, ये 1800 सी के बीसी के आसपास हम लोग को पता चलता है कि ये 1800 का टाइम क्या है, मेजर हड़प्पन का टाइम है। किसका टाइम है? मेजर हड़प्पन का, मेजर हड़प्पन का टाइम है। तो मेजर हड़प्पन के टाइम हम लोग को पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं ना वो डिस्प्लेस होने लग गए यहाँ से दूसरी जगह पे। ठीक है, जब डिस्प्लेस होने लगे तो यहाँ पे जितना भी इंडस्ट्री था, क्राफ्ट प्रोडक्शन था, जो सेल था, जो कार्नलाइट था, जस्पर था, ये सब सब डिसइंटीग्रेट होने लग गया और यहाँ पे कुछ भी मटेरियल नहीं मिल रहा था अब। ठीक है, तो क्योंकि लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हो गए थे इसीलिए। तो हम लोग को फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और फिर राइटिंग का मटेरियल जो हड़प्पन जो लिखते थे वो सब हम लोग को अब मिलना बंद हो गया। ठीक है, वो सब मिलना बंद हो गया। फिर राइटिंग और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड ये सब डिसअपीयर हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ था देखते हैं हम लोग। There is evidence that 18,000 BC most of the Harappan civilization in regions such Cholistan has abandoned। चोलिस्तान से जितने भी लोग थे सब डिस्प्लेस होने लग गए, सब अबेंडेड करके लेफ्ट करके चले गए यहाँ से। एक्सपांशन ऑफ द पॉपुलेशन, और जो यहाँ से गए तो पॉपुलेशन कहाँ इंक्रीज होगा? गुजरात में इंक्रीज होगा, यूपी में इंक्रीज होगा और हरियाणा में इंक्रीज होगा। ठीक है, हरियाणा में इंक्रीज होगा। तो अब लोग यहाँ से छोड़ के गए तो अब पॉपुलेशन कहाँ शिफ्ट हो गई? यूपी में, गुजरात में, हरियाणा में शिफ्ट हो गई पॉपुलेशन। ठीक है, सो इन द फ्यू हड़प्पन साइट देयर कंटिन्यू टू बी ऑकर आफ्टर 1900। ठीक है, बीसी देयर अपीयर टू हैव बीन अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल कल्चर, और मटेरियल कल्चर का भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। डिस्टिंग मार्क बाय द कैसे मटेरियल आर्टिफैक्ट का डिसअपीयरेंस हुआ? तो हम लोग को यहाँ से देखा जाता है, यहाँ से वेट थे, जो सील थे और जो स्पेशल बीड्स थे या राइटिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड थे, ये सब क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ये सब डिसअपीयर हो गए ये रीजन से, क्योंकि यहाँ से लोग चले गए तो यहाँ पे अब कुछ हो नहीं रहा, तो यहाँ पे सारा डिसअपीयर हो गया। ठीक है, हाउसेस कंस्ट्रक्शन था यहाँ पे वो सारा डेटोरेट हो गया। तो इससे साइंटिस्ट लोग ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सब पता लगाया। ठीक है, अब तो अब व्हाट ब्रॉट अबाउट दिस चेंजेस, ये चेंजेस क्यों हुआ? लोग यहाँ से यहाँ पे क्यों गए? लोग यहाँ से यूपी क्यों गए? यहाँ से गुजरात क्यों गए? कारण क्या था? कारण तो कुछ तो होगा, लोग यहाँ से यहाँ गए होंगे, तो कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था? इसका रीजन क्या था? रीजन था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हुआ होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में, और डिफोरेस्टेशन, और शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर, उसके बाद फिर एक्सेसिव फ्लड, ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप। ठीक है, तो ये सब कारण दिया जाता है कि पहले हड़प्पन लोग तो यहाँ पे बैठे थे आराम से, यहाँ पे अपना प्रोडक्शन कर रहे थे, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को हाउस का डिसअपीयरेंस हो जाता है, यहाँ से क्राफ्ट प्रोडक्शन का डिसअपीयरेंस हो जाता है, यहाँ पे हम लोग को सील नहीं मिलता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रिलेशनशिप यहाँ से हम लोग को नहीं मिलता है, और लोग यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं हरियाणा, यूपी, गुजरात। कारण क्या था? कारण क्या था? वहां पे क्लाइमेट चेंज आ गया था, डिफोरेस्टेशन आ गया था, शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर हो गया था। रिवर जो है वो सीख गई थी या शिफ्ट हो गई थी, जिसके कारण फ्लड आ गया होगा। ये सब कारण है। एक्सेसिव फ्लड था, या ओवर यूज ऑफ लैंडस्केप का ज्यादा ओवर यूज कर लिए होंगे, इसीलिए यहाँ पे इन लोग अब खेती नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे वो। तो ये सब कारण बताया जाता है एंड ऑफ द सिविलाइजेशन में। ठीक है, अब it appeared that the strong unified element perhaps the Harappans came to end this evidence by the disappearance of seal or script distinctive beats supported the shift from the style where you use local decline or। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को सिविलाइजेशन ऑफ देखना है। अब देखो हम लोग कुछ थियरी पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को थियरी पढ़ना है। अब इसका कुछ थियरी है। ठीक है, हम लोग को थियरी पढ़ना है, थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपको जॉन मार्शल जो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है, जॉन मार्शल जो है एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है मोहनजोदारो एंड सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन।
ठीक है, मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल एक बुक लिखते हैं मोहनजोदारो एंड इंडस सिविलाइजेशन। इसके अंदर वो लिखते हैं कि हड़प्पा में हम लोग को डेड लैंड पाया गया। क्या पाया गया? डेड लैंड, डेड मैन लेन पाया गया था। ठीक है, अब डेड मैन लेन क्या है? जैसे आज हमारा नेशनल हाईवे में लेन बना था ना, 1 लेन 2 लेन 3 लेन, वैसे ये डेड मैन लेन है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा लेन बना था जहां पे मतलब काफी लोग मरे हुए थे। तो काफी लोग मरे थे तो उसको इसलिए डेड मैन लेन बोल दिया गया है उसको। और वहां पे जो हड़प्पन लोग के पीठ पे ना ऐसे पीठ पे ऐसे निशान था, जैसे कोई तलवार का निशान था, किसी के यहाँ पे ऐसे निशान था, हाथ पे निशान था, ऐसे बहुत सारे निशान पाए गए। इसीलिए जॉन मार्शल बोलते कि क्या पता वहां पे कोई आके इनको मार के चले गया होगा, इनको आके इनको कोई मारा होगा और मार के इनको खत्म कर दिया होगा मोहनजोदारो को, और फिर वहां पे उन लोग आके बस गए होंगे। तो ये कहीं ना कहीं आर्यन इन्वेंशन का थियरी का कहीं ना कहीं ये बात करता है कौन? जॉन मार्शल। ठीक है, अब इसके बाद फिर एक और आते हैं आर्यन व्हीलर। ठीक है, आर एम व्हीलर। ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल थे और इन्होंने भी एक बुक लिखा था हड़प्पा 1946 में। आर एम व्हीलर जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, इन्होंने एक बुक लेता हड़प्पा 1946 में। अब ये किसके ऊपर, ये क्या बोलते हैं? आर्यन इन्वेजन के ऊपर थियरी के ऊपर बात करते हैं, आर्यन इन्वेजन थियरी के ऊपर बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला? अब व्हीलर साहब ने क्या बोला कि देखो जॉन मार्शल जो बोल रहे हैं ना कोई उनको मार के गया है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? अब इन लोग ने उसका रीजन बताया। रीजन क्या बताया कि ऋग्वेदा में जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में एक पुरंदर नाम का वर्ड यूज किया गया है, और पुरंदर नाम का वर्ड यूज किया, पुरंदर मतलब फोर्ट। ठीक है, तो और एक भगवान का नाम यूज किया गया इंद्र, जो आर्यन के गॉड थे। तो इंद्र जो आर्यन के गॉड थे ना, वो आर्यन लोग आए और जो फोर्ट था पुरंदर था, जो वॉल था, बड़ा बड़ा वॉल फोर्ट था जो हड़प्पन बनाए थे, उसको इन लोग ने तोड़ दिया, इन लोग ने उसको नष्ट कर दिया। कौन? आर्यंस लोग जो आए थे कहीं दूसरे जगह से। ठीक है, तो ऐसा थियरी कौन दिया? व्हीलर साहब ने दिया अपने बुक में हड़प्पा 1946 में। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन इन लोग जो आज थियरी की बात की तो एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम था जॉर्ज डेल। एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्कियोलॉजिस्ट जॉर्ज डेल। लेकिन ये अपने बुक में लिखते हैं द मिथिकल मैसेकर ऑफ मोहनजोदारो। अब द मिथिकल मैसेकर ऑफ मोहनजोदारो बुक लिखते हैं जॉर्ज डेल, और इसमें ये जो थियरी ना आर्यन इन्वेजन थियरी को, इसको रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्टेड द आर्यन इन्वेजन थियरी। क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि जॉर्ज डेल बोलते हैं कि अगर ऐसा था, बहुत सारे आर्यन आए थे और बहुत सारे आर्यन आके इनको मार के गए, तो हम लोग को ऐसा बहुत सारा बॉडी मिलना चाहिए था, बहुत सारे मरे लोग का ऐसा बॉडी मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग को ऐसा बॉडी तो मिला नहीं। हम लोग को बॉडी कहां से मिला? बुरियल साइड से मिला, जमीन के अंदर से मिला। ठीक है, बुरियल साइड से मिला। हम लोग को ओपनली ऐसा कुछ मिला नहीं जिसमें बहुत सारे लोग मर गए हो एक साथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये थियरी को नकार देते हैं, रिजेक्टेड आर्यन इन्वेजन थियरी जॉर्ज डेल। ठीक है, तो आपको इसमें फिर साइंटिस्ट लोग ने और सोचा कि क्या और ये थियरी सही हो सकती है क्या, ये थियरी आज आर्यन इन्वेजन वाली थियरी। तो बाद में साइंटिस्ट लोग ने क्या करवा? आर्कियोजेनेटिक रिसर्च किया। ठीक है, क्या किया? आर्कियोजेनेटिक रिसर्च क्या है? जो डीएनए को पढ़ते हैं ना उसको जो पुराने जमाने के इंसान के डीएनए को पढ़ते हैं ना उनको बोलते हैं आर्कियोजेनेटिक रिसर्चर। ठीक है, इन लोग ने रिसर्च कहाँ किया था? राखीगढ़ी में। कहाँ किया था? राखीगढ़ी में किया था। और किसके हेल्प से किया था? पुणे के हेल्प से, डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे प्लस हैदराबाद का जो
हैदराबाद का जो सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रो 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 ये क्या है, माइक्रोकुलर बायोलॉजी जो है वो उसका, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का, ठीक है, हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज और पुणे का डेक्कन कॉलेज, हैदराबाद का सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोकुलर बायोलॉजी, ये तीनों मिलके एक रिसर्च किए थे राखीगढ़ी में। क्या क्या रिसर्च किए कि वहां पे राखीगढ़ी में जितने लोग हैं ना सबका डीएनए लिए, मतलब मैक्सिमम का डीएनए लेके चेक किए कि उनका डीएनए क्या आज से हड़प्पन सिविलाइजेशन था 10,000 पहले उनसे मिल रहा है। तो उन लोग ने पाया क्या, बिल्कुल उससे मिल रहा है। उनका जो डीएनए है आज जो रह रहे हैं राखीगढ़ी में उनसे भी उनका डीएनए मिल रहा है। किसका किसका आज से 10,000 साल पहले जो हड़प्पन रहते थे उनका, ना कि आर्यंस का जो आए थे मारे थे उनको, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब बताया गया कि हाँ ठीक है, आर्यन इन्वेजन बहुत ही मतलब नहीं हुआ होगा, क्योंकि आज भी उनके शरीर के अंदर डीएनए हड़प्पन लोग का क्यों बह रहा है, क्यों है हड़प्पन लोग का, क्योंकि वहां पे कोई आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ होगा। इसीलिए 99% केस में जो राखीगढ़ी में जो उनका डीएनए पाया गया है वो आज हड़प्पन जो लोग रहते थे पहले उनका ही है, ठीक है। तो ये कौन रिसर्च, ये अपने बुक में है वसंत शिंदे, ये अपना बुक लिखते हैं एन एंशियंट हड़प्पन जीनोम, ठीक है। लैक एंचेस्ट्री फ्रॉम स्टीपी पास्टोरलिस्ट और इरानियन फार्मर, ठीक है। ये जो जितना भी थ्योरी मैंने आपको बताया ना राखीगढ़ वाला, सब वसंत शिंदे अपने बुक में लिखे हैं। एन एंशिएंट हड़प्पन जीनोम लैक एंसेस्ट्री फ्रॉम स्टीवी पार्शलिस्ट और इरानियन फार्मर, ये बुक में इन्होंने ये सारा थियरी लिख के रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिविलाइजेशन खत्म, और फिर हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब ठीक, अब बस इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम। चलो अब हम इसको थोड़ा सा आपको एक बार और बता देता हूं। एंड ऑफ सिविलाइजेशन में लोग क्या पढ़े, कैसे बालाकोट चोलिस्तान एरिया में नागेश्वर जैसे भी लोग थे यहाँ से डिस्प्लेस हो गए हरियाणा, यूपी, गुजरात में। जैसे यहाँ पे लोग डिस्प्लेस होने लग गए तो कारण क्या था, कारण मैंने बताया आपको, क्लाइमेट चेंज कारण था, फिर शिफ्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ रिवर कारण था, ओवर यूज ऑफ लैंड कारण था, ठीक है, और एक्सेसिव फ्लड कारण था। ये सब कारण था कि यहाँ से, और कारण क्या हो सकता है, एक्सटिंक्ट ऑफ ट्रेड खत्म हो गया था, इसके कारण ये सब यहाँ से दूर दूर जाना चालू कर दिए थे। अब और थियरी फॉरेन थियरी क्या बोलती है, तो फॉरेन थियरी बोलती है कि जो जॉन मार्शल थे अपने बुक में मोहनजोदारो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिखे थे, डेडमैन लेन पाया गया है हड़प्पन में, जहाँ पे बहुत लोग के शरीर में ऐसे निशान पाए गए हैं। तो हो सकता है कि कोई बाहर वाला आके इनको मार दिया गया होगा, ठीक है। तो वही इसको प्रूफ करते कौन, आर.एम. व्हीलर जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, एक बुक लिखते हैं हड़प्पन 1946 में। इनको प्रूफ करते आर्यन इन्वेजन किसको लेके, ऋग्वेद को लेके, ऋग्वेद से इसको प्रूफ करते हैं कि ऋग्वेद में एक इंद्र भगवान का नाम लिखा गया जिसको बोला गया है पुरंदर, और पुरंदर मतलब जो फोर्ट को खत्म कर देता है। तो इसीलिए इन्होंने जो हड़प्पा के फोर्ट थे, जो वॉल थे बड़े बड़े, उनको सबको खत्म कर दिया और हड़प्पा को भी खत्म कर दिया। इस तरीके से आर.एम. व्हीलर उनको जस्टिफाई करने की कोशिश किया, लेकिन इसको भी नकार देते कौन, जॉर्ज डे, जो मिथिकल मैसेकर ऑफ मोहनजोदारो लिखते उसमें ये रिजेक्ट कर देते हैं, आर्यन इन्वेजन थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और इसको साइंटिस्ट ने और सोचे इसको और थियरी को इंप्रूव किया जाए, इसलिए आर्कियोजेनेटिक रिसर्च करते राखीगढ़ी साइट को, किसके हेल्प से, डेक्कन पुणे
डेक्कन कॉलेज ऑफ पुणे और माइक्रोसेल फॉर माइक्रोमोलिकुलर बायोलॉजी और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज तीनों मिलकर रिसर्च करते हैं और ये इसमें पाते हैं कि नहीं वहां पे राखीगढ़ी में जितने भी लोग आज प्रेजेंट है उनका डीएनए हड़प्पन डीएनए से मिल रहा है, ना कि जो आए थे जो मारे थे उनसे मिल रहा है, ना जो आज जो रह रहे उनका डीएनए हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले से मिल रहा है। इसका मतलब कोई आर्यन इन्वेजन थ्योरी नहीं हुआ होगा, ठीक है। और ये सारा पब्लिश कौन किया अपने बुक में, वसंत सिंधे अपने बुक में पब्लिश किए हैं एन एंशिएंट हड़प्पन जीनोम्स लैग एंसेस्ट्री फ्रॉम द स्टीपी पास्टोरिस्ट और इरानियन फार्मर, ये बुक में सारा ये सब लिखे गए, ठीक है। इस तरीके से आपका एंड ऑफ द सिविलाइजेशन खत्म। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हमारा 2 टॉपिक और बचा है, नेक्स्ट लेक्चर में 2 टॉपिक को खत्म कर दे और फर्स्ट चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू।